मेरी बीवी शादी में मेरी पागल बहन को ली। मेरी पागल बहन 20 साल की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन मेरी बीवी उसे पार्क में घुमाने के बहाने से शहर ले गई और कोठे पर बेच दिया। सब लोग यही समझे कि वह घर से भाग गई है। कुछ दिन बाद मुझे कोठे की मालकिन का फोन आया। वह बोली कि तुमने तो हमें सोने की चिड़िया पकड़ कर दी है। कोठे पर आओ, 12 लाख रुपए और ले जाओ। मैं बहुत खुश हुआ और फौरन भागता हुआ कोठे पर गया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम रमेश है। मेरी उम्र 29 साल है। मैं एक आम सा लड़का जिसके सपनों में वही सब शामिल था जो हर नौजवान के सपनों में होता है। एक अच्छा करियर, खुशहाल परिवार, प्यार करने वाली पत्नी और दुनिया की हर सुख सुविधाएं हो। मैं बचपन से ही अपने माँ बाप का लाडला था। मेरे पापा सरकारी नौकरी में थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। हमारी जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो पापा ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और तभी मेरी मुलाकात रितु से करवाई गई। पहली बार जब मैंने रितु को देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी सारी दुआएं एक साथ पूरी हो गई हो। उसका लंबा कद, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और बोलचाल में ऐसी मिठास कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। कुछ ही मुलाकातों में हमारी सगाई तय हो गई। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी मान रहा था। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू थी। हर दिन मेरे घर पर चहल पहल बढ़ रही थी। माँ रिश्तेदारों के लिए गहनों की लिस्ट बना रही थी। पापा बारातियों की गाड़ी की बुकिंग कर रहे थे और मैं तो बस उन पलों की कल्पना कर रहा था जब रितु मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर खड़ी होगी। लेकिन शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा था। आज मेरी शादी का दिन था। मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक आ रही थी। सब लोगों का यही कहना था कि रमेश पर खूब रंग आया है। आखिर क्यों ना आता। मेरी पसंद की शादी हो रही थी। अभी मैं अपने कमरे में बैठा है इसी सिलसिले में सोच रहा था कि अचानक मेरे पिताजी दरवाजा खटखटाकर अंदर आए। उनके पीछे मेरी माँ भी मौजूद थी। एक पल के लिए मैं हैरान हुआ, क्योंकि बाहर बहुत मेहमान थे। उनको देखना भी उनकी जिम्मेदारी थी। मैं भी अभी दोस्तों से मिलकर बहुत मुश्किल से कमरे में आकर बैठा था ताकि थोड़ी देर आराम कर सकूं, क्योंकि लंबा फंक्शन था जिसमें मैं थक जाता। पिताजी को देखकर मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। पिताजी मुझे देखते हुए बोले, बैठ जाओ, तुमसे एक जरूरी और लंबी बात करनी है। मैं हैरान हुआ। माँ के चेहरे के रंग भी उड़े हुए थे। मेरा दिल पूरी तरह से घबरा गया था। शादी के दिन चल रहे थे। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो सकता था। मैंने सोचा कोई शादी से जुड़ा खर्च या सामान की बातें होगी, लेकिन जो उन्होंने कहा उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। पापा ने बताया कि रितु 5 दिन पहले हमारे घर आई थी। उसने शादी से पहले एक शर्त रखी थी। उसने कहा था कि शादी तभी होगी अगर मैं अपनी छोटी बहन नैना को अपने साथ लेकर जाऊं। मैं पिताजी को फटे फटे निगाहों से देखने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और रितु के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हमने ऐसी कोई डील नहीं की थी। नैना क्यों? मेरी बहन का इस शादी से क्या लेना देना? मैंने गुस्से से पूछा। मम्मी रो पड़ी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रितु कह रही थी कि नैना अगर तुम्हारे घर रहेगी तो शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें उठानी पड़ेगी। उसने इसे दहेज की तरह मांगा है। मेरे कानों को यकीन ही नहीं हुआ। दहेज के रूप में मेरी बहन, और वह भी नैना। नैना मेरी छोटी बहन। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। वह बचपन से ही मानसिक रूप से कमजोर थी। उसका दिमाग सामान्य बच्चों की तरह विकसित नहीं हुआ। अक्सर बच्चियों की तरह खिलखिलाती, बार बार वही सवाल पूछती और छोटी सी बात पर खुशियाँ उदास हो जाती। हम सब उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन समाज हमेशा उसे एक बोझ समझता था। मैं गुस्से से कांप उठा। यह कैसी बेहूदी मांग है? मैं किसी कीमत पर यह शादी नहीं करूंगा।
अगर उसने ऐसी शर्त रखी है। लेकिन तभी पापा ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा सोचना जरूर, रितु तुम्हें पसंद है और रिश्ता भी अच्छा है। वह कह रही थी कि अगर नैना तुम्हारे साथ नहीं आएगी तो शादी ही नहीं करूंगी। मुझे लगता है जैसे कोई मेरे सपनों के महल ढह रहा हो। एक तरफ मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना रितु, दूसरी तरफ मेरी मासूम बहन नैना। मैं मरते दम तक भी इस चीज के लिए हाँ नहीं बोल सकता था, क्योंकि यह सारी जिंदगी का मामला था। मुझे चुप देखकर मेरी माँ ने कंधे पर हाथ रखा था और मोहब्बत से बोली थी, बेटा शुरू में मुझे भी यह बात बुरी लगी थी, क्योंकि यह बात बहुत ही नासमझ वाली है। मगर तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारी है, उसकी प्रॉब्लम भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम्हें समझौता करना ही पड़ेगा। उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अब यह सब चीजें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जबकि मैं बिल्कुल चुप हो गया था। रितु ने मुझसे ऐसी कोई बात क्यों नहीं की। मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि पिताजी मेरे कंधे को थपथपाकर चले गए। अगले दिन रितु ने मुझे मिलने बुलाया। मैं उससे जवाब चाहता था। वह हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी, एक कठोर, सख्त और लालची चमक। मैंने कहा, रितु यह कैसी मांग है? नैना को हमारे साथ क्यों चाहिए तुम्हें? वह हंस पड़ी। रमेश, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारी बहन अगर हमारे साथ रहेगी तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। उससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है, और वैसे भी वह मानसिक रूप से कमजोर है। उसे क्या पता चलेगा? तुम देखना, तुम्हारी जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। मैंने हैरानी से उसे देखा। मतलब तुम उसे बेचना चाहती हो? वो और करीब आकर बोली, हाँ, और इसमें तुम्हें भी फायदा है। शादी के बाद तुम्हें बड़े बड़े सपनों की जरूरत होगी। बंगला, गाड़ी, शानो शौकत सब मिलेगा। रमेश, बस एक बार हामी भर दो। मेरा दिल दिमाग से लड़ने लगा। एक तरफ रितु का लालच मुझे घिनौना लग रहा था, दूसरी तरफ उसका कहा हुआ पैसा, शानो शौकत, आलीशान जिंदगी मेरे अंदर के लालची इंसान को जगाने लगा। मैंने लाख सोचा कि मना कर दूं, लेकिन फिर डर भी था कि अगर रितु शादी से इनकार कर देती तो मेरा सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा। आखिरकार मैंने हार मान ली। शादी का दिन आया। ढोल नगाड़े की गूंज, रिश्तेदारों की भीड़, हल्दी और मेहंदी की खुशबू, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन अंदर से मैं जानता था इस शादी की नींव भी किसी गंदे सौदे पर रखी जा रही थी। फेरे लेते समय मैं रितु की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखें खुशी से ज्यादा जीत का एहसास कर रही थी, जैसे उसने कोई बाजी जीत ली हो। शादी के बाद घर में सब खुश थे, पर मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था। कुछ ही दिनों बाद रितु ने मुझे याद दिलाया, अब नैना को हमारे पास लाने का वक्त आ गया है। मम्मी पापा विरोध करते रहे, लेकिन मैंने जिद पकड़ ली। आखिरकार मैं नैना को अपने साथ ले आया। नैना मासूमियत से बोली, भैया आप मुझे अपने साथ ले जा रहे हो? अब मैं आपके साथ रहूंगी। उसकी आंखों में जो चमक थी उसने मेरी आत्मा को हिला दिया, लेकिन मैं उस समय लालच में अंधा हो चुका था। कुछ ही दिनों में मैंने रितु के कहने पर नैना को शहर के एक वेश्यालय में पहुंचा दिया। वहां की मालकिन ने तुरंत हामी भर दी और 1 लाख रुपए मेरे हाथ में थमा दिए। पैसे की गड्डी हाथ में लेते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कभी इतना पैसा एक साथ नहीं देखा था। मैंने खुद से कहा, यह तो बस शुरुआत है, आगे और भी आएगा। लेकिन उसी रात जब मैंने घर आकर नैना की हंसी को याद किया, उसकी मासूम आंखें याद आई, तो नींद उड़ गए। फिर भी अगले ही दिन मैं नए कपड़े, महंगा मोबाइल और दोस्तों के बीच अपनी शोहरत बढ़ाने में व्यस्त हो गया। दिन बीतते गए, मुझे खबर मिलने लगी कि नैना बहुत पैसा कमा रही है। वैशाली की मालकिन हर ग्राहक से मोटा रकम वसूल रही थी, क्योंकि नैना मासूम थी और ग्राहकों के लिए अलग थी। यह सुनकर
मेरे मन में और लालच पैदा हुआ। मैंने सोचा क्यों ना और पैसा मांगा जाए, क्यों ना मैं खुद जाकर हिस्सा लूं। इसी लालच ने मुझे वहां खींच लिया। जब मुझे मालूम पड़ा कि नैना से बहुत पैसा आ रहा है तो मेरे अंदर का लालच और बढ़ गया। मैं सोचने लगा कि अगर 1 लाख रुपए पहले ही मिल गए तो आगे और कितना मिलेगा। एक दिन मैंने तय किया कि खुद वहां जाकर देखूं। रात के करीब 9 बजे थे। मैं घर से चुपचाप निकला। शहर के उस कोने में पहुंचा जहां छोटे छोटे अंधेरे कमरे, लाल बल्ब और परछाइयां दिखती थी। जगह वही थी जिसका नाम सुनते ही लोग घबराते थे, वैश्यालय। दरवाजा खटखटाकर जैसे ही मैं अंदर गया मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर धुंधला सा माहौल था, गंदी सी दीवारों पर रंग उखड़ा हुआ था, भीड़ भाड़ थी, लेकिन सबकी नजरें झुकी हुई। हवा में शराब और सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। वहाँ कोने में खड़ी थी मेरी बहन नैना। वह रंग बिरंगे कपड़े में थी, आंखों में खालीपन और चेहरे पर मासूमियत। वह हंस भी रही थी, लेकिन उसकी हंसी में मासूम बच्चों वाली चमक नहीं थी, बल्कि मजबूरी की हंसी थी। मैंने अपने गले को तर किया और वहां से मालकिन के पास गया। उसने मुझे पहचान लिया, मुस्कुराकर बोली, आ गए रमेश बाबू। देखिए, आपकी बहन से तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। ग्राहक खुश और पैसा खूब आ रहा है। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी। मेरा दिल धड़क उठा। मैं वहीं खड़ा था, लेकिन अंदर से मैं टूट भी रहा था। मालकिन ने मेरे हाथ में गड्डी थमाते हुए कहा, ये लो, अब तुम्हारा हिस्सा। आगे और भी मिलेगा। गड्डी मेरे हाथों में कांप रही थी। मैंने नोटों को गिना। 50,000 थे। इतना पैसा मैंने कभी इतनी आसानी से नहीं देखा था, लेकिन उसी वक्त मेरी आंखें नैना पर गई। वह मुझे पहचान नहीं पाए, बस मासूमियत से खिलखिलाती हुई बोली, भैया देखो, मैंने नया ड्रेस पहना है, अच्छा लग रहा है ना। उसकी आवाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज गई। मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से मैं रो रहा था। पैसे का लालच मुझे बार बार वहां खींचने लगा। हर हफ्ते मैं जाकर हिस्सा ले आता। रितु हमेशा मुझसे पूछती, कितना मिला इस बार और क्या खबर है वहां से। वह पूरी तरह पैसों में डूबी हुई थी। उसका असली चेहरा अब मेरे सामने था। जिस लड़की को मैंने अपनी जिंदगी का प्यार समझा था, वह सिर्फ लालच और धोखे का नाम निकली। एक रात मैंने उससे कहा, रितु, कभी तुम्हें नैना पर दया नहीं आती? वह तुम्हारी बहन जैसी है। वह ठहाका मारकर हंसी, बहन? रमेश, तुम भी कितने भोले हो। यह दुनिया सिर्फ पैसों पर चलती है, और जो पैसा नहीं कमा सकता वह किसी काम का नहीं। उसके शब्द सुनकर मेरे अंदर का इंसान जैसे मर गया, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा, क्योंकि लालच ने मुझे जकड़ लिया था। आखिरकार वह रात आई जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैं हमेशा की तरह वैशाली गया। इस बार और ज्यादा पैसों की उम्मीद थी। अंदर घुसा तो माहौल अजीब था। ज्यादा खामोशी थी। अचानक पीछे से तेज रोशनी पड़ी। रमेश, मैंने पीछे मुड़कर देखा। सामने पुलिस खड़ी थी और उनके साथ रितु। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हड़बड़ाकर बोला, ये सब क्या है? तुम यहाँ? रितु की आंखों में अब नफरत थी। वह बोली, रमेश, मैंने शुरू से ही तुम्हारी हर कदम पर नजर रखी थी। मुझे मालूम था कि तुम अपनी बहन को बेचने तक गिर सकते हो। आज मैं पुलिस को सबूत देकर लाई हूँ। तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया। मैं तड़प उठा। रितु, तुमने मुझे धोखा दिया। यह सब प्लान था। वह ठंडी आवाज में बोली, नहीं रमेश, यह प्लान नहीं था, यह सच था। मैं तुम्हारा लालच देखना चाहती थी और तुम फेल हो गए। तुमने रिश्ते, खून और इंसानियत सब बेच दिया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरे हाथों में हथकड़ी लग गई। लोग मुझे धक्के देकर बाहर ले जा रहे थे। भीड़ जुट गई थी। सबकी आंखों में तिरस्कार था। मैं जेल की कोठरी में बंद हो गया। वहाँ अंधेरा था, सिलन थी और
मेरे चारों तरफ सिर्फ कैदियों की चीखें थी। मैं दरवाजे से सिर पटकते हुए रो रहा था। मैंने यह क्या कर दिया? मैं कैसे इतना गिर गया? मैं अपनी ही बहन को बेच आया। हर रात मुझे नैना की मासूम आंखें याद आती। उसकी आवाज कानों में गूंजती, भैया देखो नया ड्रेस पहना है। मैं चीख उठता। कुछ दिनों बाद मुझे जेल में खबर मिली, रितु ने नैना को वैशाली से छुड़वाकर अपने घर ले आई थी। वह उसका इलाज करवा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर सही इलाज और माहौल मिले तो नैना धीरे धीरे ठीक हो सकती है। रितु ने उसकी देखभाल अपनी बहन की तरह शुरू कर दी। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। जिस रिश्तों को मैंने सिर्फ लालची समझा था, वही असल में मेरी बहन की रक्षक निकली। उसने मुझे बेनकाब कर दिया, लेकिन नैना को बचा लिया। आज भी मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है, न दौलत, न शानो शौकत, न इज्जत, सिर्फ पछतावा है। मैं हर दिन खुद से यही सवाल करता हूँ, अगर उस दिन मैंने रितु की बात मानने से इनकार कर दिया होता, अगर मैंने लालच को अपने ऊपर हावी ना होने दिया होता, तो क्या आज मैं यहाँ होता? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी कहानी यही सिखाती है, लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह अपने ही खून का सौदा कर बैठता है, और जब सच सामने आता है तो सिर्फ पछतावा बचता है। तो दोस्तों, यह थी नैना की सच्ची कहानी, और अब इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल मिस पूजा स्टोरी को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।